हेलो गाइस, मैं मुर्तुजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, मजे से होंगे। आज हमारा टॉपिक है क्लास 12 के बिजनेस स्टडी से नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बारे में आज उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में आज हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। मैनेजमेंट के कितने लेवल्स हैं, उनके कितने डायमेंशंस हैं, आज बारी बारी हम इन्हीं को जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। आइए पहले देखते हैं मैनेजमेंट है क्या चीज। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स to effectively achieve the organizational objectives by efficiently using limited resource in the changing environment। हम इसे मैनेजमेंट कहते हैं। अब इस डेफिनेशन से कुछ बातों को हम देख रहे हैं सामने आ रहा है। वो क्या क्या है? ये नंबर 1 तो एक प्रोसेस है, नंबर 2 ये इफेक्टिव है और नंबर 3 एफिशिएंट है। अब बारी बारी इन्हीं को समझते हैं कि ये प्रोसेस है तो किस तरह का प्रोसेस है। नंबर ए, प्रोसेस रेफर्स टू द प्राइमरी फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, directing and controlling performed by the management to get things done। ये वो प्रोसेस है जो ये 5 तरह के बेसिक काम करती है, जो मैनेजमेंट का 5 बेसिक काम है। प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग करना, कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना, ये सब इसलिए करती है ताकि जो भी काम दिया गया है उसे पूरा किया जा सके। आगे हम देख रहे हैं इफेक्टिवनेस मींस कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द डेप्यूटेड गोल विद इन द टाइम फ्रेम। दिए गए समय के अंदर ही किसी काम को पूरा करके ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, ये इफेक्टिवनेस है। लेकिन क्या यही सफिशिएंट है? नहीं, इससे भी ज्यादा जरूरी है कि काम इफेक्टिव से भी ज्यादा जरूरी है कि काम एफिशिएंट हो। दिए हुए टाइम फ्रेम में तो हो ही, साथ ही रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, इसमें रिसोर्स को ज्यादा से ज्यादा यूज किया गया हो। Effectiveness means completing the right task to achieve the deputed goal within the time frame। Efficiency means completion of task using minimum resource। हम कम से कम रिसोर्स खर्च करके अपने काम को अगर पूरा करते हैं, इट मीन्स कि हमने काम एफिशिएंट किया है। अब हम देखते हैं इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि मैनेजमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक एक करके हम उनको देख लेते हैं। यहां पर हम उनके 7 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर 1, इट इज द गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये असल में गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द क्लियरली स्टेटेड गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट को जो काम पहले ही बता दिया गया है, जो उनको गोल दे दिया गया है, उस गोल को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट अपने यहाँ के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे यूनाइट करता है ताकि वो ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। नंबर 2, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। It is common to all organization, whether economic, social और political, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें मैनेजमेंट की जरूरत होती है, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर से हो, चाहे वो सोशल सेक्टर से हो या पॉलिटिकल सेक्टर से हो। एक एनजीओ भी कोई चलाता है तो एनजीओ को भी चलाने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। इट इज मल्टी डायमेंशनल। इनके कई डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशनल तो होते ही होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन।
ये सारे मैनेजमेंट के अंदर होते हैं, तो इन्हें हम कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल होते हैं। इट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ये सब कई डायमेंशन है इनके करने के। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक काम कर लिया तो अब उसके बाद खत्म हो गया, नहीं है, फिर अगला काम मिलेगा और फिर उसमें भी वही सब कुछ करना होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। इट इज अ series of continuous composite but separate functions performed by all managers all the time। अलग अलग तरह के काम आते जाएंगे, लेकिन ये सारे प्रोसेस उसे कंटिन्यूअसली करते जाना है। इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट को अगर कोऑर्डिनेशन न मिले तो मैनेजमेंट उतना इफेक्टिव एफिशिएंट नहीं होगा। All the individuals within the organization are united to achieve a common goal set by the management। सबको एक कर दिया जाता है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम में सबको जोड़ दिया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी गोल सेटअप किया है उसे अचीव किया जा सके। तो ये एक तरह का ग्रुप एक्टिविटी भी है जिसमें टॉप मैनेजर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए यूनाइट कर देता है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, तो जरूरी नहीं कि हमें जो बताया गया है हर जगह बिल्कुल रिजिड होके वैसे ही उसे अप्लाई करेंगे, हम सिचुएशन को देख के थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट में भी यह है कि सिचुएशन को देख के वो चेंज को एडॉप्ट कर सकता है, इसलिए इसे हम डायनेमिक कह सकते हैं। इट हैज टू एडॉप्ट इटसेल्फ टू इट्स चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट which consist of various social, economic and political factors। कई तरह के ऐसे फैक्टर्स अगर आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो अपने आप को चेंज एडॉप्ट कर सकता है, इसमें रिजिडिटी नहीं होती है। इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, हम मैनेजमेंट को छू नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते, लेकिन उसके हो रहे काम को हम फील जरूर कर सकते हैं। तो इसका अपना कोई फिजिक नहीं है, इसलिए ये टेंजिबल नहीं होके इंटेंजिबल फोर्स है। इट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट फ्रॉम द वे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। जिस तरह से वो काम कर रहा है उस काम को देख के हम इनके काम को महसूस जरूर कर सकते हैं। अब हम आगे आते हैं तो हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो हम इनको 3 लेवल्स पे इनके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव्स है और तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। नंबर ए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सर्वाइवल मीन्स अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट in order to survive and grow. Growth indicates how well it exploits to potential opportunities। Organizational objectives ऐसे होने चाहिए कि ये कॉस्ट को कम करते हैं, एफिशिएंसी से काम करते हैं और कॉस्ट को कम करने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करता है लॉन्ग लाइफ को। Number 2, social, to provide quality product at reasonable rates and generating employment opportunities to disadvantaged section of society। सोसाइटी के लिए इनकी क्या ऑब्जेक्टिव है? तो सोसाइटी के लिए ये है कि सोसाइटी को क्वालिटी के प्रोडक्ट रीजनेबल रेट पे प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही ये अपने यहाँ जॉब में ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी देते हैं जिनसे वो डिसएडवांटेज सेक्शन जो हमारे समाज का जो डिसएडवांटेज है उनको जॉब में अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको एम्प्लॉयमेंट देने का काम करते हैं। तो सोसाइटी के लिए भी इनका ऑब्जेक्टिव है। तीसरा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इट इंक्लूड्स मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स लाइक competitive salaries and perks and social and safety needs
of the employee like basic amenities, peer recognition, etc. लोगों को, हर किसी को चाहिए, फाइनेंशियल जरूरत तो उनको सपोर्ट चाहिए ही होता है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अच्छी सैलरी चाहिए, तो ये सब कुछ प्रोवाइड करके ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में ये 3 टाइप से है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और कॉम्पिटिटिव। अब हम देखते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कितने लेवल के होते हैं? तो मैनेजमेंट के बेसिकली 3 लेवल हम देखते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। यहां देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट, इनका काम होता है पॉलिसी डिसीजन लेना, ठीक है, जैसे चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, जनरल मैनेजर, ये सभी टॉप लेवल के मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं। ये मेन डिसीजन लेने का काम करते हैं और फिर इनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं मिडिल लेवल के मैनेजमेंट, जिसमें अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एचआरएम। तो ये सभी इस लेवल पे आते हैं। इसमें जैसे डिपार्टमेंट हेड, ब्रांच मैनेजर, डीन ऑफ स्कूल, कॉलेज, ये सभी मिडिल लेवल में आते हैं। और तीसरा है फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट, इसमें सुपरवाइजर, फोरमैन, ऑफिस मैनेजर, ये सभी इस कैटेगरी में आते हैं। और सबसे नीचे जो हम देखते हैं, तो वो हम देखते हैं नीचे हमारे आता है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स, जो इन सब के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जैसे कि सेल्समैन, क्लरिकल या टेक्निकल एम्प्लॉयज, ये सभी इसमें आते हैं। अब हम इसके बारे में, अब हम आगे देखेंगे, इनके बारे में कुछ और चीज जानते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट? अब हम पहले इसके बारे में देखेंगे कि मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर ये क्यों जरूरी माना जाता है। तो आइए एक करके इनके हम इंपॉर्टेंस को देखते हैं। उनमें से हम 5 के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर 1, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट ग्रुप गोल को पाने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट क्रिएट्स टीम्स एंड कोऑर्डिनेट्स विद इंडिविजुअल्स टू अचीव गोल्स ऑफ इंडिविजुअल्स along with organizational goals। हर इंडिविजुअल का अपना गोल है, वो अपना गोल पूरा करने के लिए, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने गोल को पूरा करते करते उस ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल को वो पूरा करते हैं, और ये सब मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट इंडिविजुअल्स को एक ग्रुप में बांधने का काम करता है। आगे है इंक्रीजेस एफिशिएंसी, ये कुशलता को बढ़ाता है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है। इफेक्टिव होना का मतलब है किसी भी दिए हुए टाइम फ्रेम में किसी काम को पूरा कर देना, लेकिन एफिशिएंट होने का मतलब है उस टाइम फ्रेम में तो काम हुआ, लेकिन मिनिमम रिसोर्स का यूज करते हुए किया गया है, कॉस्ट को रिड्यूस करते हुए किया गया है, तब वो काम एफिशिएंट हो। अगर कोई काम किया जाए और कॉस्टिंग ज्यादा आ जाए तो टाइम पर काम तो पूरा किया तो इफेक्टिव है, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं होगा। इंक्रीजेस एफिशिएंसी, इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी बाय यूजिंग रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। जितना बढ़िया ढंग से उसका यूज कर सकता था उस ढंग से किया गया है। टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और इस तरह से कॉस्ट रिड्यूस होता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो इस तरह से किए गए काम को हम एफिशिएंट कहते हैं। तो मैनेजमेंट एफिशिएंसी को बढ़ाता है। थर्ड, क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ये डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। इट हेल्प्स द एम्प्लॉइज ओवरकम देयर रेजिस्टेंस to change and adopt as per changing situation to ensure its survival and growth। अगर किसी भी तरह का चेंज हुआ है तो उस चेंज को भी अडॉप्ट करने के लायक मैनेजमेंट बनाता है, ताकि उस फर्म ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल और ग्रोथ होती रहे। चाहे एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का चेंज आ रहा है, लोग उसे अडॉप्ट कर सकते हैं।
तो हम इस तरह से इसमें एक नेचर ऐसा है जो एडॉप्टेशन ऑफ चेंजिंग का है, तो हम इसे डायनेमिक भी बोल सकते हैं। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनको सैलरी मिलती है, तो वो उन ऑर्गेनाइजेशन के तो गोल को पूरा करते ही हैं, लेकिन साथ ही उनकी जो अपनी जरूरत है उसे भी पूरा करते हैं। तो अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी इसमें आता है। थ्रू मोटिवेशंस एंड लीडरशिप इट हेल्प्स द इंडिविजुअल्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स while working towards ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये काम तो कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन मोटिवेट करने के लिए, लीडरशिप के लिए जो इन्होंने टेक्निक जो ये इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से मोटिवेट करते हैं, तो इस तरह से लोगों का पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा होता है। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, साथ ही ये सोसाइटी को डेवलप करने का भी काम करते हैं, उनको गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट देते हैं, सोसाइटी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। इट हेल्प्स इन डेवलप द सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड एडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। तो इस तरह से सोसाइटी का भी भला होता है। तो मैनेजमेंट के ये 5 इंपॉर्टेंस हैं, हमें इन्हें ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट का नेचर किस तरह का है। क्या मैनेजमेंट आर्ट है, क्या मैनेजमेंट साइंस है, या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? आइए एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 1, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक आर्ट है। अब ये हम कैसे इस चीज को प्रूव करेंगे? तो पहले हम ये देखेंगे कि आर्ट के फीचर्स क्या क्या होते हैं, क्या वे सारे फीचर्स मैनेजमेंट में पाए जाते हैं? अगर ऐसा है तो वो आर्ट है। फीचर्स ऑफ एन आर्ट आर एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, एक तो थ्योरेटिकल नॉलेज का एग्जिस्टेंस होता है, दूसरा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, तीसरा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये 3 फीचर आर्ट में पाए जाते हैं। अब देखते हैं मैनेजमेंट में क्या है। एवरी मैनेजर हैज हिज ओन स्टाइल ऑफ मैनेजिंग थिंग्स एंड पीपल। हर एक मैनेजर का अपना अपना स्टाइल होता है चीजों को और लोगों को मैनेज करने का। He uses his creativity in applying management techniques and his skills improve with regular application। वो अपनी क्रिएटिविटी का अप्लाई करता है जब भी वो मैनेजमेंट के टेक्निक्स को यूज करता है, और समय के साथ वो इस काम को करते रहने से उस काम में और बढ़िया होता चला जाता है। Since all the features of art are present, so management is an art। क्योंकि हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट में वे सारे फीचर्स हैं जो आर्ट में होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट। नाउ मैनेजमेंट इज ए साइंस। अब एक साइंस के तौर पे साइंस के फीचर्स क्या होते हैं? द फीचर्स ऑफ अ साइंस आर सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, नंबर 1। नंबर 2, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस, और नंबर 3, यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है साइंस में। अब क्या हम मैनेजमेंट में ये देखते हैं? मैनेजमेंट हैज systematic body of knowledge and its principles are developed over a period of time based on repeated experiment and observation, which are universal, acceptable, applicable, but they have to be modified according to given situation। पहला है कि सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। ऐसे बहुत सारे लिटरेचर हैं जो मैनेजमेंट के ऊपर, जिनमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स, थ्योरीज दिए हुए हैं, और आज से नहीं, लंबे समय से ये चला आ रहा है। समय के साथ तो काफी उसमें इवोल्यूशन भी हुआ, इवॉल्व भी हुआ है वो सब कुछ। दूसरा, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। मैनेजमेंट में भी जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, तो वो प्रिंसिपल्स को ऐसे ही तुक्का नहीं बनाया गया है, उन्हें भी एक्सपेरिमेंट
के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा जांच किया गया है, परखा गया है। जैसे फयाल, जैसे टायलर, इन सब ने समय के साथ बहुत सारे प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट से रिलेटेड दिए हैं, वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बाद ही दिए हैं। और तीसरा है यूनिवर्सल वैलिडिटी। इनके भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स का यूनिवर्सल वैलिडिटी है, लेकिन समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत होती है, तो वो कर लिया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है। अब हम आगे देखते हैं मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? Features of profession are well-defined body of knowledge, restricted entry, professional association, ethical code of conduct, and service motive. नंबर well-defined body of knowledge, तो ये होता है, well-defined body of knowledge होता है। Restricted entry, जिस तरह लॉयर, डॉक्टर बनने के लिए एक खास तरह के एजुकेशन की जरूरत होती है, एक खास तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, स्किल की जरूरत होती है, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कहीं पूरी दुनिया में नहीं लिखा है कि मैनेजमेंट के लिए कोई खास तरह की डिग्री हो ही। लेकिन क्योंकि समय के साथ कंपटीशन इतना बढ़ गया है, तो जब भी कोई मैनेजमेंट के लिए किसी को ढूंढा जाता है, तो लोग एक स्पेसिफिक टाइप की डिग्री ढूंढते हैं ताकि जेन्युइन आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट के लिए खास तरह की डिग्री ही होनी चाहिए। मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशन एंड दस इट इज नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन लाइक डॉक्टर्स और लॉयर्स। अब हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट में कितने लेवल पे काम होता है और किस किस तरह से काम होता है। इसमें बेसिकली 5 लेवल पे काम होते हैं, जो प्लानिंग से शुरू होता है और कंट्रोलिंग तक चलता है। फंक्शंस, नंबर 1 प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स एंड formulating and action plan. It bridges the gap between where we are and where we want to reach. ये ऑब्जेक्टिव सेट करने का काम होता है, टारगेट सेट करने का काम होता है। इसमें तरह तरह के फॉर्मुलेट किए जाते हैं आइडियाज को, और साथ ही इसमें इसको ये सोच के किया जाता है कि हमें कहाँ पहुंचना है और उस जगह तक पहुंचने के लिए क्या क्या तरीके अपनाने हैं। ये सारी प्लानिंग, इन सारी बातों की काम को प्लानिंग में ही किया जाता है। नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग। अब इस प्लानिंग को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ेगी, लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो उन्हें जो हम एक जगह करेंगे तो ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आएगा। इट इन्वॉल्व्स असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, establishing authority and responsibility relationship, and allocating the resources required to perform a specific plan. किसी भी प्लान को पूरा करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होगी उन सब को ऑर्गेनाइज करना ही ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है। इसके बाद जरूरत आती है स्टाफिंग। अगला जो है वो है काम स्टाफिंग। Finding and placing the right person for the right job at the right time. सही समय पर, सही काम पर, सही इंसान का लगाना, ठीक है, यही है स्टाफिंग का काम। It involves recruitment, और स्टाफिंग के काम में अलग अलग स्टेप में काम होते हैं। सबसे पहले रिक्रूटमेंट है, फिर उसके बाद है सिलेक्शन है, उसके बाद प्लेसमेंट है, उसके बाद ट्रेनिंग है, उसके बाद आगे और भी चीज देखा जाता है, उनके रिपोर्ट्स वगैरह तैयार किए जाते हैं। Staff finding and placing the right person for the right job at the right time. It involves recruitment, selection, placement, induction and development of employee. ये सारा कुछ स्टाफिंग के अंदर आता है। फोर्थ है
डायरेक्टिंग, अब स्टाफ को अपॉइंट कर दिया गया, अब उसे डायरेक्ट भी तो करना होगा कि किस काम को किस तरह से करना है। इट रेफर्स टू लीडिंग, influencing, motivating the staff chosen to perform the assigned task effectively and efficiently. डायरेक्शन में यही है कि जिस स्टाफ को चुना गया है काम को करने के लिए, उसको समय समय पे लीड करते रहना है, इन्फ्लुएंस करते रहना है, मोटिवेट करते रहना है, ताकि जो भी काम उसे दिया गया है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा करे। और फाइनल पांचवा है वो है कंट्रोलिंग, अगर उस काम को करते करते कहीं उससे गलती हो रही है तो उसे भी ठीक करे, डेविएशन को रोके, अगर किसी तरह की कोई 19-20 दिख रही है तो उसको सही करना, ये कंट्रोलिंग के अंदर आता है। कंट्रोलिंग इट रेफर्स टू मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, जो कुछ भी काम दिया हुआ हो रहा है उसे मॉनिटर करते रहना है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के मोटिव के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो उसे फिर उसके अकॉर्डिंग करवाना। टुवर्ड्स टू अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और ये सब चीज किया जाता है ताकि काम ठीक वैसे ही हो जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपना गोल सेटअप किया है। तो ये हमने आज देखा मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ बातें, जैसे मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर्स, इंपॉर्टेंस, लेवल्स, उनके फंक्शंस, इनके बारे में हमने बात किया। नेक्स्ट वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड बातें करेंगे, जो कि कोऑर्डिनेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मैनेजमेंट का। काम को सही से एफिशिएंटली इफेक्टिवली पूरा करने के लिए कोऑर्डिनेशन का भी होना जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को जो भी कुछ बताया गया है उससे फायदा